हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स वाले जितने भी एग्जाम्पल्स कराए गए हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप वहां पे देख सकते हैं कि जो भी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल वाले हैं वो सभी का वीडियो उस प्लेलिस्ट में होगा। ऊपर आई बटन पे आप जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का जो एग्जाम्पल डिस्कस किया जा रहा है उसके एग्जाम्पल नंबर 1.8 के बारे में डिस्कसन करेंगे। आपके सामने इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. See figure. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि जो फिगर इसमें बना हुआ है फिगर ए और बी, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए तो जो फिगर बी है इसमें भी प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल होता है, मतलब गिरता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कुछ दिया गया है कि 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री फॉल हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। अब आपसे ये क्वेश्चन कहा है कि जो फील्ड का डायरेक्शन है उसे रिवर्स कर दिया गया। ये फील्ड जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, अब इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया। मतलब ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। मीन्स पॉजिटिव वाला प्लेट ऊपर चला गया, निगेटिव वाला प्लेट नीचे की तरफ आ गया। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अनचेंज है, मतलब इसको चेंज नहीं किया गया, बस इसके डायरेक्शन को रिवर्स किया गया। जो नीचे से ऊपर की तरफ था वो ऊपर से नीचे की तरफ हो गया। एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब इसके अंदर जहां पहले हम इलेक्ट्रॉन को फॉल करा रहे थे, अब इसके अंदर प्रोटॉन को फॉल कराएंगे। डिस्टेंस वही रहेगा, जो आपका 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया था उस डिस्टेंस में चेंज नहीं किया गया। यहाँ जो ई प्लस है ये प्रोटॉन को डिनोट करने के लिए दिखाया गया फिगर में। आपसे इसमें कहा है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। दोनों केस में, मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में भी और प्रोटॉन के केस में भी आपको बताना है कि इससे 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में गिरने में कितना टाइम लगेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग बताना है, प्रोटॉन के लिए अलग बताना है। उसके बाद आपसे अलग से इसमें पूछा गया कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ डेट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयर करना। मतलब हमें फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी वाला जो सिचुएशन है उसके साथ इसको कंपेयर भी करना है। तो इसको हम समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन में कहा है कि इसको कॉन्ट्रास्ट करना है, कंपेयर करना है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। डिस्टेंस दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन में आपसे कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वैल्यू दिया गया है 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी चार्ज को रखते हैं, जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि मान लीजिए हमारे पास जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया होगा वहाँ आपको बताया गया होगा कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखें, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट करता है F = Q × E। और अगर इसमें हम निगेटिव चार्ज रखेंगे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो सेम उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जबकि निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मैग्नीट्यूड वही रहता है F = Q × E। इतना यहाँ पे भी लगेगा, इतना यहाँ पे लगेगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास F = Q × E। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है E = F/Q। यहीं से हमें ये फार्मूला मिलता है F = Q × E। मीन्स चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो फोर्स लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो F = Q × E। ये चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दीजिए F =
ई इंटू ई। यहाँ हम मैग्नीट्यूड का सब जगह यूज कर रहे हैं, तो साइन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ आप माइनस लगाएंगे, तो यहाँ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही सब लिखेंगे। ई का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया है, और एफ जो है वो भी हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं। डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो इसी का यूज करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू ई इंटू ई। अब यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमें एसिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स का आप जानते हैं ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, मास इंटू एसिलेशन। तो यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला जो फिगर है इलेक्ट्रॉन का जो सिचुएशन है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे m लगा दिया गया सब स्क्रिप्ट में, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है E इंटू ई। यहाँ से एसिलेशन का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई बाई एम ई। इस एम ई को यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया गया। अब इसका एसिलेशन तो मिल चुका है, अब हमें क्वेश्चन में कहा था कि टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल काम कर लेते हैं, फिर प्रोटॉन के ऊपर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ देखिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसी में हम यहाँ पे इक्वेशन यूज कर रहे हैं जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका यहाँ हम इस्तेमाल करने वाले हैं। टाइम को t से रिप्रेजेंट किया गया। ये टाइम है कौन सा, तो टाइम टेकन ड्यूरिंग द फॉल ऑफ डिस्टेंस यस। यहाँ पे जो 1.5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वही यहाँ पे यस का काम करेगा। तो इसको चेंज करके अगर लिख दें तो यस की जगह हमने यच इस्तेमाल कर लिया। आप चाहे तो आप यस ही रख के काम कीजिए, मगर यहाँ पे चूँकि हाइट के सेंस में था तो इसलिए यस की जगह हमने यच इस्तेमाल कर लिया। और आगे चल के आपको ग्रेविटी से कंपेयर भी कराना है। इनिशियल वेलोसिटी, अब कोई भी पार्टिकल जब स्टार्ट होता है, कोई भी बॉडी हो पार्टिकल हो, जब मोशन जस्ट स्टार्ट करता है तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि यू जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से गिरना स्टार्ट हुआ होगा, तो जहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, इसलिए यू की जगह यहाँ 0 पुट किया गया। हाफ वैसे ही रहा, ए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसलिए ए ई रख दिया गया, और टी यहाँ पे निकालना है। तो ये आपका टर्म 0 हो गया, तो आ गया 1/2। ए ई का वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दीजिए, ई अपॉन एम ई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी का वैल्यू निकाली तो पहले टी स्क्वायर निकाल लेते हैं। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 2me अपॉन में है, इसको इसके साथ भेजेंगे तो एच के साथ ऊपर आ जाएगा 2me(h), और ये ऊपर था ई तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा ई इंटू ई। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टी आपको यहाँ मिल के आ गया, टी आ गया अंडर रूट 2me(h) अपॉन ई इंटू ई। अब सब वैल्यू आपको पता है तो सबका वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में E इंटू 10⁴, एच यहाँ वो हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, और चूँकि मैं साइज सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ एक अलग से फिगर बना के दिखा दिया गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, जिसको हम यस के टर्म में इस्तेमाल कर किए थे यहाँ पे जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे, तो इसका वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है और इसका एसिलेशन ये है। अब इसी वैल्यू को जब आप यहाँ ला के रखेंगे तो सब वैल्यू ला के पुट कर दीजिए इस फार्मूले पे, 2me(h) अपॉन ई। ये 2 हो गया, me का वैल्यू 9.1 10⁻31, h का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻², e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, और कैपिटल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10⁴। अब इसी को हमें यहाँ सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको तरीका सिखाया गया है कि पहले जितने 10 के पावर्स होते हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, और जितने बिना 10 के पावर वाले मतलब ये जो नंबर वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो वही तरीका लगाते हुए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने काम क्या किया, पहले जितने भी 10 के पावर्स थे उनको एक साथ कर लिया गया, और जो बिना 10 के पावर वाले थे उनको अलग अलग कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो 9.1 और 1.5 और ये 1.6 बिना 10 के पावर वाले हैं, तो इसको हमने एक साथ लिख दिया 9.1 इंटू 1.5 अपॉन में 1.6। ये 10⁻31 और -2, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों माइनस में ही है, ये -31 ये -2 मिलके हो जाएगा -33। और यहाँ पे देखिए ये माइनस में 19 है और ये प्लस में 4 है, मतलब 19 में से 4 कम हो जाएगा, अभी माइनस में ही रहेगा क्योंकि 19 बड़ा वैल्यू है, तो ये आ जाएगा माइनस में 15। तो वही 10 के पावर को एक साथ कर दिया गया, नंबर वाला वैल्यू एक साथ कर दिया गया। अब थोड़ा सा और अगर डेसिमल हटाना चाहे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सेम प्लेस पे, ये भी इस साइड से एक प्लेस पे, ये भी एक प्लेस पे है, तो जब सेम प्लेस पे होता है तो डेसिमल हटाया जाता है।
आप चाहे तो हटा भी सकते हैं या फिर सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि डेसिमल हटा के काम करना। अब किसी एक का ही हटाया जा सकता था, तो इसलिए इन दोनों का डेसिमल सीधे हट गया, इसको वैसे ही छोड़ दिया गया। 91 इंटू 1.5 इंटू 16, ये जब -15 को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा +15। तो यहाँ पे आप क्या पास है -33 और ये +15, -33 +15, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -18। तो यही यहाँ लिखा गया 10 टू द पावर -18। रूट के अंदर जब भी 10 का पावर हो तो वो हमेशा इवन वैल्यू होना चाहिए, कभी भी ऑड वैल्यू ना हो। अगर वो आपका ऑड वैल्यू आता भी है तो उसे इवन बना लीजिए, क्योंकि जब इवन वैल्यू रहेगा तभी हम उसे रूट से बाहर सीधे निकाल सकते हैं। ये 10 टू द पावर -18 है, इसको 10 रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। अगर वही ऑड रहता, ये 17 या 19 रहता तो फिर उसे इवन बना के ही निकाला जा सकता था। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 136.5 अपॉन में 16, और ये -18 वैसे रहने दीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.53125 इंटू 10 पावर -18। 8 है, 8 का अंडर रूट वैल्यू आप जानते हैं 2√2 होता है, तो इसी का आप जब रूट वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2.92, और 18 को रूट से बाहर निकाल दिए तो आ गया 9, और जो माइनस में था इसलिए -9। तो ये आपका टाइम हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सेम इसी तरीके से हम करेंगे प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन में बस चेंज क्या आएगा, तो चेंज आएगा मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया इन केस ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10 पावर -27। फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि ना तो यह चेंज हुआ है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ है, तो फॉर्मूला वही रहने वाला है। बस वहाँ पर एम लिखिए थे, यहाँ पे MP आ गया मास ऑफ प्रोटॉन। फिर से वैसे ही सॉल्व कर दीजिए, 2 ऐसे लिखिए, मास ऑफ प्रोटॉन पुट कीजिए 1.67 10 पावर -27, हाइट 1.5 इंटू 10 पावर -2, ई का वैल्यू वही रहेगा 1.6 इंटू 10 पावर -19, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2 इंटू 10 पावर 4, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। फिर से वही तरीका, 10 के पावर को एक साथ और डेसिमल नंबर वाले वैल्यू को एक साथ, 1.67 इंटू 1.5 इंटू 1.6। यहाँ आप देखिए तो दोनों सेम प्लेस पे है, इसलिए इसका डेसिमल हटा दिया गया और लिखा गया 1.67 15 अपॉन में 16। ये -27 -2 तो हो जाएगा -29, ये -19 और 4 तो ये हो जाएगा -15। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25.05, और अपॉन में 16 वैसे रहने दीजिए। ये माइनस में 15 और ये -29, तो -29, 15 को ऊपर इसके पास भेजेंगे तो +15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -14। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 10 टू द पावर -14। फिर से इवन वैल्यू आया, मतलब आसानी से निकल सकता है, तो इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 1.565625 इंटू 10 टू पावर -14, और इसका जब रूट वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा 1.25 इंटू 10 पावर -7 सेकेंड। तो आपसे यहाँ जो टाइम पूछा गया था इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ, तो अलग अलग यहाँ टाइम का वैल्यू निकाला जा चुका है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी अलग से निकाल दिया गया और प्रोटॉन के लिए भी अलग से निकाल दिया गया। मगर जब इन आप दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ पे आया है 10 टू द पावर -9 और ये आया है 10 टू द पावर -7। आपको मालूम है कि 10 टू द पावर माइनस में अगर वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो वैल्यू उतना ही स्मॉल कंसिडर किया जाता है। ये -9 है, ये -7 है, माइनस में 9 है, तो भले 9 बड़ा हो मगर माइनस होने के कारण 10 टू द पावर -9 जो है वो 10 टू द पावर 10 पावर -9 जो है वो 10 टू द पावर -7 से स्मॉल वैल्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आया टाइम जो इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए कम टाइम लग रहा है जबकि प्रोटॉन के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। डिस्टेंस वही था, क्वेश्चन में ना तो डिस्टेंस को बदला गया था ना ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बदला गया था। फिर भी जब ये गिर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसी सेम सिचुएशन उसी सेम सिस्टम में, तो दोनों के लिए टाइम अलग अलग आ गया। तो वही यहाँ पे एक कंक्लूजन के तौर पे लाइन लिखा गया, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ TE, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम लगा है और जो प्रोटॉन के लिए टाइम लगा है, वी नोटिस दैट, हमें क्या मिला, तो प्रोटॉन जो कि इलेक्ट्रॉन से हैवियर है क्योंकि मास इसका ज़्यादा होता है, टेक्स ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रो द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस से गिरने के लिए इसका टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये जो आगे आपको क्वेश्चन में कहा था कंपेयर करने के लिए कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ, वही यहाँ पर लिखा गया, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ द सिचुएशन ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ ये कॉन्ट्रास्ट वाले सिचुएशन में है क्या, तो यहाँ पे है बिकॉज इन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी द टाइम ऑफ फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जब ग्रेविटी के अंदर जब हम फ्री फॉल को देखते हैं तो वहाँ पर टाइम को बॉडी के मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मगर यहाँ पे मास से फ़र्क पड़ गया। यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बस फार्मूले में चेंज हुआ था। उस मास के चेंज होने के कारण ही टाइम चेंज हो गया। जबकि कोई भी बॉडी जब अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल करता है तो उसके मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोनों सिचुएशन में चाहे वो बॉडी कितना भी हैवी रहे उसके लिए टाइम सेम होता है, मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि यहाँ मास का इफेक्ट आया तो वही हमने यहाँ कंपेयर करके दिखा दिया कि यहाँ मास का इफेक्ट पड़ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इंडिपेंडेंट ऑफ मास कैसे हो सकता है। कोई भी बॉडी जो ऊपर से अगर हैवी बॉडी गिरा है तो जल्दी गिरना चाहिए, मगर यहाँ पे कुछ और हो गया। तो वही आपको यहाँ अलग से नोट में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अंडर ग्रेविटी फार्मूला हमारे पास यही है, H = UT + ½ GT², क्योंकि ए का वैल्यू हम जी के टर्म में इस्तेमाल करते हैं अंडर ग्रेविटी, और यस की जगह हम एच इस्तेमाल करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से जब कोई भी बॉडी अंडर ग्रेविटी आप गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगा। तो यहाँ से जब टी का फार्मूला आप देखेंगे तो यहाँ से टी का फार्मूला निकालने के लिए बचा क्या, तो H = ½ GT², ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और जी अपॉन में चला जाएगा, और जब टी निकालेंगे तो आ जाएगा √2H/g। इस फार्मूले में कहीं पर भी यम नहीं आया है। मीन्स ये जो फार्मूला है, अंडर ग्रेविटी कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा है तो उसमें मास का कोई टर्म यूज ही नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। कोई भी बॉडी अंडर ग्रेविटी अगर फ्री फॉल करे तो वो मास से इंडिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर मास का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए यही फार्मूला आता है। जबकि यहाँ पर जो हमें मिला था उसमें मास आया था, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया गया, मास का इफेक्ट यहाँ पूरा का पूरा पड़ा है। यहाँ पे मास का इफेक्ट पड़ा है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जो स्मॉल जी है, वो यहाँ कंसीडर किया ही नहीं गया। कंसीडर नहीं किया तभी तो मास का इफेक्ट पड़ गया। क्यों नहीं कंसीडर किया गया? इन एबव क्वेश्चन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी इग्नोर, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, कंसीडर नहीं किए हैं, और बिना कंसीडर किए हुए काम हुआ है, क्योंकि कहीं भी जी वाला टर्म आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? तो एसिलेशन देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए एसिलेशन का बात करें तो जो आपका फार्मूला मिला था F = ma से, वहाँ पे मिला था पीछे, ये आपको जो यहाँ मिला था AE = EE/me, तो वही यहाँ लिखा गया है ई सबका वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इतना 3.52 × 10⁻15 मीटर/सेकंड²। और जब यही वैल्यू प्रोटॉन के लिए रख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.92 × 10⁻12 मीटर/सेकंड²। अब ये 10⁻15 में आ रहा है, 10⁻12 आ रहा है, और जबकि जी का वैल्यू होता है 9.8। अब 9.8 से सोच लीजिए वैल्यू कितना ज़्यादा है, 10⁻⁻ पॉजिटिव में 15 है, मतलब इसके कंपेयर में जी का वैल्यू तो बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए कहा गया एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये जो स्मॉल जी है इसे हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि इन दोनों के कंपेयर में ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जी को जब हमने इग्नोर कर दिया, जी का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो मास का जो इफेक्ट है कि ये टाइम पे इफेक्ट जो मास ने डाला है वो यहाँ पे आ गया। बाकी जो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो यहीं तक है, ये एडिशनल आपको समझाने के लिए बताया गया था।